1505 से ही बाबर जो है इंडिया अटैक करना शुरू कर देते हैं, ये काबुल जीतने के बाद। 5 बार उन्होंने काबुल से इंडिया अटैक किया, जीतने के लिए नहीं, लूटने के लिए, सिर्फ लूटने के लिए। संग्राम सिंह को कैसे हराएंगे? अब बाबर खेलते हैं बड़ा टैक्टिक, तो इब्राहिम लोदी करते हैं अटैक। जैसे अटैक करते हैं, बाबर का स्ट्रेटजी काम आता है। राउटेड बेसिकली, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं राउटेड। बस ये तो जो बेटे थे हुसैन मिर्जा के, इनको बस पार्टी करने से मतलब था। मतलब दिन में कुछ एक बहाने से एक मीटिंग हो गई, 2 मीटिंग हो गई कि कैसे शहबानी की तरफ अटैक होगा, शाम तो पार्टी। तो बाबर को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बाबर बेसिकली लड़ाकू आदमी थे। एक तरह तो इस तरह का आदमी है जो पूरा लड़ाई लड़ते आ रहा है, सर कलम कर रहा है। वही आदमी फिर को पोएट्री में भी बड़ा इंटरेस्ट है, वो लिटरेचर में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, खुद पोएट्री लिखता था। बाबर को फल का बहुत शौक था। बाद में एक बार जब वो इंडिया रूल कर रहा था, तो एक तरबूज आया वहाँ पे काबुल से, और उसको देख के मतलब आंखों में आंसू आ गए बाबर के। इस समय बाबर जो है पहली बार थोड़े बहुत राजस्थान में जाते हैं और मालवा में अटैक करते हैं, तो वहाँ पे उनको पहली बार जौहर व्रत दिखता है। तो मतलब हम क्या ये कह सकते हैं बाबरनामा से कि बाबर बाइसेक्सुअल था? बाबर खुद भी कहते हैं ना, हम कौन होते हैं। जितने मरे थे उनके सर काट काट के एक पिलर बनाया गया। हेलो एंड वेलकम टू बकर बोंग, जहां 2 बोंग मिलके बात करेंगे किसी भी टॉपिक पे और बकर करेंगे। क्यों? क्योंकि बकर सुनने में किसको अच्छा नहीं लगता। जो अलग वर्ड है उसको मैं बोल नहीं सकता अभी, क्योंकि उसमें थोड़ा सेंसर आ जाता है, लेकिन हम करेंगे बकर। मेरा नाम है अरुणाभो खाशनोबिश, मेरे साथ होंगे प्रेमाशीष मुखर्जी, और हम करेंगे बातें डिफरेंट टॉपिक्स को लेके इस चैनल में। तो पहला टॉपिक क्या होने वाला है, इसके लिए पहले मैं बता देता हूं कि हर एक एपिसोड में हर एक टॉपिक के ऊपर हमारे पास एक रेफरेंस बुक होगा। हम जिसमें भी बात करेंगे उसका एक रेफरेंस बुक होगा। आज के लिए रेफरेंस बुक हमारा है एम्परर्स ऑफ पीकॉक थ्रोन, अब्राहम एराली द्वारा लिखित। ये एक बुक है जो बात करते हैं बेसिकली मुगल एम्पायर को लेके और एम्परर्स को लेके, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बिकॉज ये अगर भारत के हिसाब से देखें तो ये भारत का गेम ऑफ थ्रोन्स है कि नहीं प्रेमाशीष? मोर देन दैट, उससे भी मतलब खतरनाक है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों से सबसे पहले आप लोगों को ये बता देना ज़रूरी है, हमारा एक्सेंट ख़राब है, हमें हिंदी ठीक से बोलना नहीं आता, ये हमें पता है। हाँ, ये हमें पता तो है, लिख के मत बताइए। हाँ, तो क्या करें, हिंदी नहीं बोले, बताइए। 2 बंगाली मिलकर हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए खुश रहिए। राइट। और धीरे धीरे आप लोगों से बात करते करते हमारी भी हिंदी सुधर जाएगी। और नीचे मत लिखिए कि बोंग एक्सेंट है, बंगाली एक्सेंट है हमें पता है। क्या फर्क पड़ता है? अगर हमारी बात अगर आप तक पहुंच जाए तो ही बहुत है। चलो जी, कोशिश पूरी रहेगी कि हमारा जो तलफ़्फ़ुज़ है वो फुस ना हो जाए। पर ठीक है, देखते हैं थोड़ा बहुत क्या बोल रहे हैं हम, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे बोल रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अरुणाभो, हम शुरू करेंगे मुग़ल पीरियड के बारे में। तो मुग़ल जो राजा बादशाह थे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये हो गया है टॉपिक, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम है मुग़ल हिस्ट्री से। एकदम। बहुत लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि मुग़ल हिस्ट्री से लोगों को प्रॉब्लम क्यों है। एकदम सही। तो कुछ लोगों को लगता है सारे मुग़ल पागल थे और बहुत खतरनाक जुझार, मतलब खूंखार थे, जो सच नहीं है। कुछ लोगों को लगता है मुग़ल तो बहुत बड़े थे, बहुत अमीर, और इंडिया को बनाया था मुग़ल ने, जो भी सच नहीं है। तो बीच का सच हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और हम कैसे कोशिश करेंगे? हिस्ट्री पढ़ के। कहाँ से हिस्ट्री पढ़ा जाए? तो सबसे अच्छा हिस्ट्री पढ़ने का तरीका यही है कि जिन्होंने भी ओरिजिनल सोर्सेस को कोट किया है वहाँ से पढ़ा जाए। एकदम। इंटरप्रिटेशन तो होता रहेगा, आज भी हो रहा है,
आगे का 500 साल में भी होता रहेगा। हाँ, और डिफरेंट वर्जन आते रहेंगे, वो तो होता ही रहेगा। तो मुगल हिस्ट्री के बारे में बहुत लोगों को अगर ये प्रॉब्लम है कि मुगल हिस्ट्री के बारे में क्यों, तो भाई इंडिया के रिसेंट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा लिखा गया है मुगल पीरियड में ही। उससे पहले उतना ज़्यादा लिखा नहीं है। मुगल्स बहुत लिखते थे अपने बारे में, तो इसलिए अवेलेबल मटेरियल है। और ये कौन इसको इनकार कर सकता है कि इंडिया में कितने साल, 500 करीब साल जो है मुगल्स ने राज किया है। हाँ, तो इंडिया आज जो है, इंडिया मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट आज जैसा है, जैसा भी है, उसमें तो मुगल्स का इम्पैक्ट होगा। कंट्रीब्यूशन तो है ही। हाँ, अच्छा बुरा सब कुछ है। तो हमें तो ये जानना ज़रूरी है, आज को समझने के लिए मुगल्स को जानना भी ज़रूरी है एकदम। और हम जैसे अप्रोच करेंगे हिस्ट्री को, जो जैसे प्रेमाशीष को पसंद है, मुझे भी पसंद है। मैं एक्चुअली एक फिल्म मेकर हूँ, तो उसके लिए स्टोरीज मुझे बहुत पसंद है, और प्रेमाशीष को भी स्टोरीज ही पसंद है। हम सबको स्टोरीज ही पसंद है। हिस्ट्री एज हिस्ट्री कौन जानना चाहता है? हमें तो जानना है उसके पीछे का स्टोरी, उसके पीछे का कहानी। तो कहानी शुरू होती है बाबर से। हाँ, चलो शुरू करते हैं। तो बाबर था कौन? बाबर सेंट्रल एशिया से आया था। सेंट्रल एशिया मतलब आज जो कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये जो एरिया है, वहाँ से बाबर आया था। और ये बाबर जो थे, इनके लिनिएज थे दो बड़े मशहूर लोगों से। एक है तैमूरलंग, जिसको तिमूर बोलते हैं, दूसरे चंगिस खां। तो इनके फादर का साइड जो है वो तिमूरलंग से आता है, और इनके मदर का साइड जो है वो चंगिस खां की तरफ से आता है। पर बाबर को खुद अपने चंगिस खां के वंशज होने का कोई प्राइड नहीं था, बल्कि वो चाहते थे कि मुझे तिमूर का सक्सेसर माना जाए। अच्छा। क्योंकि वो सोचते थे कि चंगिस खां जो मतलब मंगोल जो है, हाँ, जिससे मुगल आया, ये मंगोल्स बड़े रॉ टाइप के इंसान थे। हाँ, इनको सिर्फ मारना काटना आता था। सोफिस्टिकेटेड सॉव जो एक बादशाह को होना चाहिए, वो पर्शियन और उस साइड के जो तिमूर वगैरह है, उन्हीं से आता है। तो ऐसे बाबर का जन्म हुआ 1494। 1494। हाँ, बहुत पीछे की कहानी है। हाँ, चलो। हाँ, करीब 600 साल पहले की कहानी है, 650 साल की कहानी है। उमर शेख मिर्ज़ा और कुतलुक निगार खानुम, इन दोनों के। तो उमर शेख मिर्ज़ा जो थे, ये फरगना के राजा थे। फरगना बोल के जो जगह है, उसके राजा थे। उज़्बेकिस्तान, हाँ। और ज़हीरुद्दीन मोहम्मद नाम था। ये ज़हीरुद्दीन मोहम्मद उज़्बेकिस्तान के लोगों के लिए बड़ा मुश्किल नाम था, इसलिए निकनेम रखा गया था बाबर। ओ अच्छा, ठीक है। तो ये 12 साल के जब थे बाबर, तो उमर शेख मिर्ज़ा मर जाते हैं। चल बसे। और बाबर उस समय अंदीजान करके एक एरिया में थे, तो तुरंत उनको लाया गया कि भाई, क्योंकि उस समय का जो हिसाब था वो ऐसा कि तुरंत अगर आप अपने तख्त पे नहीं बैठे तो कोई और आके बैठ जाएगा। सही है। तो बाबर को तुरंत वहाँ से लाया गया। और इस समय बहुत सारे अमीर जो थे, अमीर मतलब मिनिस्टर्स और सलाहकार। हाँ, तो अमीर जो थे उज़्बेक के, इनमें से बड़े सारे लोग ये चाहते थे कि बाबर का जो भाई है, जिसका नाम था जहांगीर, उनको तख्त पे बैठाया जाए। हाँ, तो तब भी एक जहांगीर था। हाँ, बाबर का भाई। और कुछ लोग चाहते थे, जैसे कि उमर शेख का एक अपना भाई था, वो भी चाहते थे कि हम आके बैठ जाए। अच्छा, मतलब तख्त की तरफ आंखें बहुत सारी आंखें थी, पर बाबर को बैठाया गया। और बाबर 12 साल का लड़का कैसे चलाएगा? हाँ, इतना सारा कुछ, इतने सारे लोग बैठना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे पता होगा, छोटा सा बच्चा। तो उनकी जो नानी थी एहसान दौलत बेगम, ये चंगिस खां की नानी, मतलब तो मदर वाला लीनियज, तो चंगिस खां की सक्सेसर थी। ये संभाली थी बहुत दिनों तक बाबर को और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को। बाबर को सामने रख कर, बाबर है किंग, लेकिन संभाल कोई और रही है, ऐसा। हाँ। पर बाबर को फरगना में खुश नहीं थे वो। बाबर खुद खुश नहीं था? वो सिर्फ फरगना से खुश नहीं है। अच्छा। वो चाहते थे कि समरकंद जीता जाए। समरकंद, हाँ, ये नाम इम्पोर्टेंट है। हाँ, समरकंद सेंट्रल एशिया का एकदम मतलब बहुत बड़ा सेंटर था उस समय, कि समरकंद जीता जाए, ये उनका सपना था। और 7 साल तक बाबर वहाँ पे
कोशिश करते रहे कि समरकंद कैसे जीता जाएगा, क्योंकि समरकंद का जो तख्त है वो भी उस समय खाली सा हो गया था और बहुत सारे राइवल ग्रुप्स लड़ रहे थे। तो 1496 में सॉरी मैं एक हाँ सॉरी ठीक है, तो 7 महीने के बाद बाबर जो है फरगना जीत जाते हैं ओके। और फरगना के तख्त पे बाबर बैठ जाते हैं और बाबर के अंत तक फरगना के तक, सॉरी समरकंद समरकंद के तक, समरकंद हाँ सॉरी तो समरकंद बाबर जीत जाते हैं 7 महीने के बाद और उसके तख्त पे बैठ जाते हैं। बाबर के ज़िंदगी के अंत तक बाबर को यही लगता था कि ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा उपलब्धि है, सबसे बड़ा जीत है। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वो समरकंद जीते हैं। अच्छा। इंडिया जीता उन्होंने, दिल्ली जीता, ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं थी। रादर बाबर वापस जाना चाहते थे। जब हम देखेंगे कि बाबर जब इंडिया जीत गए तो इंडिया से लूट वगैरह करके वो वापस जाना चाहते थे, लाइक अदर रूलर्स जो कि पहले भी आए थे और ये करके गए थे। हाँ। पर बाबर नहीं जाते वापस, वो अलग कहानी है, उस पर हम आएंगे क्यों नहीं गए। पर समरकंद उनको वो जीत गए, ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी और उसके बाद भी वो कोशिश करते रहे समरकंद जीतने का। इस समय क्या हुआ, कुछ दिनों बाद बाबर 15 साल के थे उस समय, उनको थोड़ी कुछ बीमारी हुई और उनका अपना भाई जहांगीर वो जाके फरगना पे बैठ गए। अच्छा। ये तो समरकंद पे है। हाँ। फरगना पे जहांगीर आके, फरगना खाली था, खाली है, तो बाबर समरकंद छोड़ के फरगना आने लगे। जब बाबर ने समरकंद छोड़ दिया और फरगना पहुंचे नहीं, तब तक समरकंद किसी और ने ले लिया। हाँ, ले लिया और फरगना जाके भी वो जहांगीर को हरा नहीं पाए। तो बाबर तो ना घर का ना घाट का हो गया। जी एकदम। हाँ, तो एक सुल्तान अली मिर्ज़ा है, उनका रिबेलियन चल रहा था तो उसको हरा नहीं पाए। मतलब वो सुल्तान के अगेंस्ट था, मतलब जब समरकंद उन्होंने ही दखल किया था। हाँ। और इस समय एक और आदमी उभर के आते हैं जिसका नाम है शैबानी खान, जो कि चंगेज़ खां के डायरेक्ट डिसेंडेंट है। वो जाके समरकंद जीत लेते हैं, फरगना जीत लेते हैं और बाबर को भगा देते हैं यहाँ से। और ये शैबानी खान को बाबर ज़िंदगी में बहुत बार हराने की कोशिश की, कभी नहीं हरा पाए। सेंट्रल एशिया वाज विद शैबानी खान फॉर क्वाइट सम टाइम। अच्छा। तो बाबर अब क्या करेगा, उसका छोटा सा ही फरगना वाज नॉट अ बिग प्लेस टू रूल, पर वो भी गया उनके हाथ से, समरकंद तो गया ही। तो बाबर भटक रहे थे और मतलब इतना ही ख़राब हाल था बाबर का कि वो सोचा था उन्होंने एक टाइम पे कि मैं चाइना चला जाऊं, मतलब थोड़ा सा आगे जाके डेजर्ट क्रॉस करके चाइना, वहाँ पे छोटा सा कोई जागीर लेके मैं अपना लाइफ वहीं पे लीड करूँगा। पर एक लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मुगल्स के लिए। यहाँ पे एक लक फेवर कर गया बाबर को, और वो लक का ये था कि काबुल खाली हो रहा था। काबुल खाली हो रहा था। हाँ, या हो गया था? हो रहा था, मतलब उनका उलुग बेग मिर्ज़ा जो काबुल के उस समय के रूलर थे वो मर गए और उनका बेटा बहुत छोटा था। अच्छा। तो ये आए और काबुल के तख्त पे बैठ गए बाबर। तो ये करीब 20 साल उम्र होगी इनकी उस समय। तो और उस समय से 1505 से ही बाबर जो है इंडिया अटैक करना शुरू कर देते हैं, ये काबुल जीतने के बाद। और उनको लगता है कि इंडिया है एक जगह जहां मैं अटैक कर सकता हूं और लूट के मैं वापस भी आ सकता हूं। 5 बार उन्होंने काबुल से इंडिया अटैक किया, जीतने के लिए नहीं, लूटने के लिए, सिर्फ लूटने के लिए। हाँ, तो इंटेंशन वाज वेरी क्लियर, लूटने का ही इंटेंशन था सिर्फ। जी, खाइबर पास क्रॉस करके वो आते थे, लूट के चले जाते थे। हाँ। तो अब शैबानी खान उनके दिमाग में था कि इनको तो कभी हराना है। तो इस समय एक हुसैन मिर्ज़ा करके एक तिमूर के एक सक्सेसर थे, उन्होंने कहा कि ये जो हमारे तिमुरिद, जो हमारे बहुत सारे प्रिंसेस हैं, हम सब अगर इकट्ठा होके ये चंगेज़ खां का जो ग्रुप है शैबानी खान, इसको हराते हैं तो सेंट्रल एशिया हमारे तरफ आ जाएगा। तो चलो सब लोग इकट्ठे हो जाओ और चलते हैं हम लोग शैबानी को हराने के लिए। बाबर को तो चाहिए ही था ये, बाबर उसमें भिड़ जाते हैं, पर जब तक वो पहुंचते, जो हुसैन मिर्ज़ा है उनकी मौत हो जाती है। ऐसे ही जनरल, उनके 2 बेटे थे, ये 2 बेटे बोलते हम करेंगे अब,
पापा का छोड़ा हुआ काम हम पूरा करेंगे, हम जाएंगे शहबानी को हराने के लिए। तो बाबर उनके साथ ऑलमोस्ट कंटेम्पररी थे, बाबर इनके साथ रहते हैं, काफ़ी दिनों तक रहते हैं। पर ये तो जो बेटे थे हुसैन मिर्ज़ा के, इनको बस पार्टी करने से मतलब था। अच्छा, हाँ, ये बड़े अय्याश लोग, और पार्टी चल रही है। दारू और पार्टी। हाँ, मतलब दिन में कुछ एक बहाने से एक मीटिंग हो गई, 2 मीटिंग हो गई कि कैसे शहबानी की तरफ अटैक होगा, शाम तो पार्टी। तो बाबर को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बाबर बेसिकली लड़ाकू आदमी थे। और बाबर को चाहिए भी था कि उसको ये भी इंडिया में वो अटैक भी कर रहा था क्योंकि उसको वो लूट का माल चाहिए। ही वांटेड टू बी रिच, और एक साइड में ही वांटेड टू बी रूलर आल्सो। हाँ, और रूलर का मतलब बाबर के हिसाब से जो था, और जो बाद में बाकी मुगल एम्परर्स के लिए भी सेम चीज़ है, कि उनको लगता था कि रूलर बनने का मतलब है कि आप अपना टेरिटरी बढ़ाते रहोगे। टेरिटरी बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते ये तो हाँ हाँ सही अगर था। आप अपना टेरिटरी नहीं बढ़ा रहे हो तो आप अच्छे रूलर नहीं हो। और आप कर भी नहीं हो कुछ, कर भी नहीं रहे हो नहीं। कुछ। हाँ। जैसे बाबर ने एक कसम खाई थी कि 2 साल लगातार 2 साल एक जगह पे रमादान नहीं बिताएंगा मैं। ओह अच्छा अच्छा। जिंदगी में कभी उन्होंने लगातार 2 साल एक जगह पे रमादान नहीं किया। तो इसका मतलब एस्पिरेशन बहुत हाई था कि टेरिटरी मेरा बड़ा होगा। हाँ। ठीक है। तो टेरिटरी बढ़ाने के लिए ये तैयार हो रहे हैं, और उन्होंने देखा कि ये सेंट्रल एशिया नहीं होने वाली, ये दो जो लड़के हैं ये पार्टी वार्टी करते रहेंगे, दारू वारू पीते रहेंगे, मुझे सोचना ही छोड़ना पड़ेगा अभी कि सेंट्रल एशिया नहीं मिल रहा है मुझे। तो फिर कहाँ पे बढ़ाए, अपना बढ़ाना तो पड़ेगा टेरिटरी, तो हिंदुस्तान एज इन इंडिया। पर हाँ, तो 5 तो हमने अटैक कर चुके, लेकिन वो जगह नहीं मिली कि हम रूलर बन जाएंगे। उसके लिए तो बहुत सारा कैलकुलेशंस बैठाना पड़ता है। अब इसमें अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आता है कि अब रूलर तो ये बन गए, इनका शादी वादी का क्या। हाँ। तो बाबर की एक शादी हुई थी जब वो फरगना में थे, तब आयशा करके एक शादी हुई थी, पर वो शादी टिकी नहीं ज़्यादा। जब बाबर को सब कुछ वो हार गए तो आयशा भी वापस चली गई। अच्छा। तो अब ये 1524 के आसपास जो है, बाबर के पास हिंदुस्तान अटैक करने का एक मौका आया। मौका कैसे आया कि उस समय जो पंजाब के जो रूलर थे, अच्छा उससे पहले भी, और हम जब इस पीरियड की बात करेंगे मिडिल एज की, तो ये देखेंगे कि रूल कैसे होता था। सेंट्रल अथॉरिटी आज जैसे है गवर्नमेंट का, वैसा नहीं होता था। एक रूलर है, वो बहुत सारे लोगों के साथ वो गवर्नर्स बनाते थे कि आप पंजाब आप रूल करोगे, वो भी पंजाब का रूलर है। लेकिन टैक्स मुझे दोगे तो मैं रूलर रहूंगा। हाँ, टैक्स मुझे दोगे, और जब मैं लड़ूंगा तो तुम्हारा फोर्स भी मेरे साथ ज्वाइन करेगा। हाँ, मतलब मैं हूँ सुल्तान, तुम सब सुल्तान हो मेरे अंडर जी, सब राजा हो। राइट। तो ये पंजाब का जो रूलर है दौलत खान, उनका बेटा दिलावर खान, और इब्राहिम लोदी का एक भाई, इब्राहिम लोदी उस समय हिंदुस्तान के सुल्तान, ये दोनों बाबर के पास आए कि आप चलें और इब्राहिम लोदी को हराते हैं। बाबर ने देखा कि हाँ, अब कुछ मतलब बन रहा है हिंदुस्तान जाने का। हाँ, क्योंकि अगर इब्राहिम लोदी को हरा सकूं तो एक तख्त का एक पॉइंट है, मतलब एक तख्त मिल सकता है, मुझे मिल भी सकता है, और ये सब ज़रूरी है, ये सब ट्रीटी बनाना ज़रूरी है। हाँ। तो चले बाबर वहाँ पे 1524 में पहली बार। पर वो पंजाब आने के बाद ये दौलत खान बोलते हैं हाँ आप आगे बढ़िए, पर पंजाब में तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं आपके अंडर नहीं आने वाला। आप अगर हिंदुस्तान जीत भी जाते हैं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आप लड़िए इब्राहिम लोदी के साथ। तो ये बाबर को राज नहीं आई। बाबर ने सोचा कि भाई मैं गया इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए, जीत जाऊंगा शायद, पर अगर नहीं जीता तो ये वापस आते वक्त ये बंदा जो है मुझे रोक लेगा, मैं काबुल लौटूंगा कैसे, मेरा एक रिट्रीट का रास्ता हमेशा खुला होना चाहिए। हाँ। नहीं है। तो बाबर फिर वापस चला गया, नहीं ऐसे नहीं होने वाला। फिर 1525 में वो आते हैं और तैयारी के साथ और फोर्स के साथ, दौलत खान को हरा के वो आते हैं, क्रॉस करते हैं इंडस को, कि अब जो है मैं हराने के लिए तैयार हूँ।
इब्राहिम इब्राहिम लोदी को लोदी और पानीपत में आ जाते हैं। दौलत खान पंजाब के थे। जी। हाँ। तो अब पानीपत, अब यहाँ होगी पानीपत की पहली पहली लड़ाई लड़ाई। हाँ। यमुना के पास। पर यहाँ पे एक बाबर को दिखाई दिया दिक्कत, बड़ा प्रॉब्लम में फंसा बंदा। अभी तक बाबर जो है लड़ रहा था हिल्स में। हाँ, क्योंकि उसका सेंट्रल एरिया ही हिल्स था। अब हिल्स के लड़ाई में आप कितने ज़्यादा फोर्सफुल हो, कितने फास्ट हो, वो ज़्यादा मायने रखता है। हाँ। आपका फोर्स कितना बड़ा है ये मायने नहीं रखता उतना। हाँ, लेकिन जब प्लेन लैंड में आप आते हो तो मतलब आपके पास एक बड़ा सा मैदान है, उसमें लड़ाई है, पानी पे तो खुला मैदान है। खुला मैदान है। हाँ। तो बाबर का फोर्स क्या उस समय? बाबर के पास 12,000 का कैवेलरी। हाँ। हाँ, उसके पास मस्केट थे, कैनन्स थे, गन पाउडर उन्होंने पहली बार यूज़ करने के लिए, वो सब तैयारी थी। पर हाँ, 3,000 करीब कैनन्स, मतलब कमान, और 4,000 बंदूकबाज, ये सब थे। लेकिन पर टोटल लोग था 12,000। हाँ, और लोग उधर 12,000। इब्राहिम लोदी के पास 1,00,000। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है, 10 हाथी गुना ऑलमोस्ट। 1,000 तो हाथी है। अगर हाथी भी छोड़ दिया तो खत्म 12,000 लोग। मैदान पे कैसे लड़ेगा? एग्जैक्टली। तो बाबर ने सोचा कि अब कैसे लड़ा जाए। तो ये अपने सारे सिपा सालार को बुलाया गया कि भाई कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा। तो इन्होंने एक तरीका निकाला कि भाई देखो, पूरा हमारा जो फ्रंट है और आप उनका जो फ्रंट है, अगर आमने सामने हुआ तो हम हारने वाले हैं। कोई चांस ही नहीं जीतने का। एक ही चीज़ से जीत सकते हैं हम, उनके फोर्स के आने का रास्ता छोटा कर दो। हाँ। लड़ाई आमने सामने होगी तो सामने से छोटा एक पार्ट से लड़ाई होगी, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। मतलब कम कम लोग आएंगे, हम मैनेज करेंगे, फिर आएंगे, हम मैनेज करेंगे, मतलब ऐसा करके पूरा। हाँ, तो पानीपत की जो मैदान है, पानीपत के मैदान पे कैसे किया कि एक तरफ तो शहर है, वो एक दीवार हो गई, दूसरी तरफ उन्होंने ट्रेंच बनाया। ट्रेंच बनाया, ओके। तो ट्रेंच बना के रास्ता और छोटा कर दिया। तो अब एक हुआ कि हाँ, इस जगह से अगर अटैक होता है इब्राहिम लोदी के फोर्स का तो हम उससे निपट लेंगे। हाँ। कमान वगैरह तो है हमारे पास, वो प्रॉब्लम नहीं है। और वीरता भी है, करेज है। हाँ, सेना में करेज भी है, वीरता भी है। बस वीरता मतलब ब्रूट फोर्स है। हाँ, ब्रूट फोर्स है। पर ये सारी जो तैयारी है ये तभी काम आएगी जब इब्राहिम लोदी इनको अटैक करे, राइट। क्योंकि इट्स अ डिफेंसिव पोजीशन। हाँ, क्योंकि वो तो अटैक नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो तो वेट कर रहे हैं कि आए फिर हम बैटल करें। हाँ, अब इब्राहिम लोदी अटैक नहीं कर रहे हैं। अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं इब्राहिम लोदी? क्योंकि उनको भी ये चीज़ पता था, और वो जानते नहीं थे कि बाबर कौन सी खेत की मूली है, यानी कि बाबर कौन से प्राणी है, बाबर कौन है, क्या है। हाँ, मतलब इसका फोर्स कैसा है, हाँ। ये कितना लड़ सकता है, हमारे फोर्स से बड़ा है या छोटा है। कैरेक्टर पता नहीं था कि उसका वो राजा कैसा है, मतलब तो फाइटर कैसा है, और उसके बाद वो सेना भी कैसा है, उसको पता नहीं पता। तो ऐसे मतलब अननोन एक एनिमी के साथ कौन लड़ेगा? राइट। तो इब्राहिम लोदी अटैक नहीं कर रहे। तो बाबर ने सोचा कि नहीं, ऐसे तो होगा नहीं, हमारा पोजीशन तो डिफेंसिव पोजीशन है, तो उकसाना पड़ेगा इनको, अटैक तो करवाना पड़ेगा अटैक। तो इन्होंने क्या किया, एक छोटी सी टोकरी, मतलब एक टोकरी जो सेना की है, उनको रात को भेजा इब्राहिम लोदी के कैंप में। ये लोग गए ऐसे सरप्राइज अटैक, और छोटी सी टोकरी, इब्राहिम लोदी का बड़ा फोर्स एकदम खत्म। अब इब्राहिम लोदी का बढ़ गया कॉन्फिडेंस, अच्छा ये है बाबर का फोर्स। तो आए थे तो 100 लोग, खत्म कर दिया हमने, तो चलो मार ही देते हैं उन लोगों को, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। समझ गया मैं। इब्राहिम लोदी को अब मैं समझ गया कि ये है कौन। चलो इनको हराते हैं। 100 को हराया, हम उनको हरा देंगे। तो इब्राहिम लोदी करते हैं अटैक। जैसे अटैक करते हैं, बाबर का स्ट्रेटजी काम आता है, और एकदम राउटेड, बेसिकली जिसको अंग्रेजी में कहते हैं राउटेड, कमान है, मास्केटियर्स है, ध्वस्त हो गया। और ये मतलब जो कंफ्यूजन में इब्राहिम लोदी खुद मर गए। हाँ, क्योंकि जैसे भाई हाथी एक जो है पावरफुल तो है कि वो चल गया किसी जगह पे तो ट्रैम्पल कर देगा। हाँ। पर प्रॉब्लम है कि हाथी तो जानवर है, हाँ।
उसने आज तक कमान का गोला या बंदूक की आवाज नहीं सुनी। हाँ ये सब जैसे हो जाता है तो तो इट वो बिकम्स इनडिसिप्लिन। हाँ 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 तो आपका हाथी आपके ऊपर ही चढ़ने लगेगा। हाँ, अस्त व्यस्त हो जाते हैं। हाँ, तो इट वाज अ डिसएडवांटेज हाँ टू फाइट विथ एलिफेंट्स इन दैट काइंड ऑफ अ वॉर। राइट। तो तो इसमें इब्राहिम लोदी मर जाते हैं। और इब्राहिम लोदी मतलब इब्राहिम लोदी का फोर्स भी मुझे लगता है कि हम्म। वो समझ नहीं पाए कि इस पोजीशन में हम कैसे लड़े, क्योंकि हाँ। उनके लिए ये एक्सपीरियंस नहीं था मतलब। अब भाई तलवार से आप बंदूक के साथ कैसे लड़ेंगे? हाँ राइट, एकदम सही। नहीं हो सकता। हाँ हार गए। हार गए, इब्राहिम लोदी भी मर गए। हाँ, तो इस यहाँ पे क्या होता है, इब्राहिम लोदी तो मर गए, उनका सर कलम कर दिया जाता है, सर काट के बाबर के पास लिया जाता है। अब ये मुगल लोगों का एकदम औरंगजेब तक ये चीज़ रहा कि सर काट के सुल्तान को दिखाओ। सर कलम करना एकदम एक सर से उनको बहुत प्यार था। प्यार था या क्या था पता नहीं, काट तो यानी- दे देते, प्यार हाँ। होता तो नहीं काटते। मैंने एनिमी का सर उनको चाहिए, हाँ एनिमी का सर उनको चाहिए। तो एनिमी का सर देखा। और अजीब बात है, बाबर जो है इब्राहिम लोदी का सर देख के उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। मतलब ये एक लेजिटिमेट तरीका है कि आपको मैंने हराया लेकिन आप बहुत अच्छा लड़े, तो उनको बहुत रिस्पेक्टफुली उनको फिर कब्र वबर देते हैं। और फिर कहते कि मैं जा रहा हूँ दिल्ली। और हुमायूं जो बाद में सुल्तान बनेंगे उनको भेजा आगरा। हुमायूं तब तक कितने साल के होंगे हुमायूं वो? बड़े हो गए थे, 17-18 साल के 17 होंगे 18 उस साल। समय। हुमायूं को भेजा। हुमायूं को भेजा आगरा कि भाई वहाँ का जो बेसिकली क्या है कि जो ट्रेजरी है उसको तो संभालना पड़ेगा। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव काम तुम संभालो या ट्रेजरी तुम संभालो, मैं यहाँ तख्त में जाके मैं बैठूंगा। बाबर का हो गया था 43 years, 43 इयर्स। हाँ which is an old age as compared to in middle age. राइट। तो बाबर अभी है दिल्ली के तख्त पे, दिल्ली में है, आगरा में है, मतलब हिंदुस्तान के सुल्तान। हिंदुस्तान के सुल्तान। हाँ अब यहाँ पे कंफ्यूजन है। बाबर के साथ जो लोग आए थे, आमिर और उनके सिपह सालार वगैरह, इनको लगा था ये भी वैसा ही एक अटैक है जैसा हमने पहली बार किया, पिछले हाँ, 5 बार किया है, वो लूट के चले जाएंगे। हम लूट के चले जाएंगे। इस बार बस डिफरेंस इतना है कि इस बार हम थोड़ा अंदर आ गए हाँ और ज़्यादा चीज़ें मिल गई। कि इब्राहिम लोदी का पूरा हिंदुस्तान का पूरा जो ट्रेजरी है वो मिल गया हमें, बहुत सारा लूट का माल मिला है, अब हम वापस जाएंगे। और बाबर को भी इंडिया बहुत पसंद नहीं आ रहा है। बाबर को भी इंडिया पसंद नहीं बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा। मतलब अब उससे पहले तो बाकी लोग रूल करते थे, तो इंडिया तो गरीबी था, गर्मी थी। ये लोग आए थे सेंट्रल एशिया और काबुल से गर्मी में कि ये क्या क्लाइमेट है, यहाँ पे कैसे इंसान रहता है। यहाँ के डिज़ाइन में कोई सिमेट्री नहीं है, क्योंकि उनके लिए सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ क्योंकि उस तरफ इस्लामिक आर्किटेक्चर का वो है। वो तो है। और बोलते कि यहाँ पे कोई तो अच्छा फल भी नहीं मिलता है। बाबर को फल का बहुत शौक था। कौन से फल? वाटरमेलन, तरबूज। स्पेसिफिकली तरबूज। हाँ, मैंने ऐसा एक स्टोरी है कि बाबर तो वापस नहीं जाते फिर कभी काबुल, लेकिन काबुल से एक बार अभी उनको हमेशा दुख था कि मैं समरकंद नहीं जा पाया, काबुल नहीं जा पाया वापस। हाँ। तो बाद में एक बार जब वो इंडिया रूल कर रहा था तो एक तरबूज आया वहाँ पे काबुल से, और उसको देख के मतलब आंखों में आंसू आ गए बाबर के। हाँ देख के बोला होगा, रुलाएगा क्या? मतलब ये चीज़ कैसे। तो एनीवे, तो बाबर को पसंद नहीं आ रहा है, पर बाबर को ये दिख रहा है कि बड़ा अमीर जगह है, जो ट्रेजरी हमें मिला है ये कोई मामूली चीज़ है नहीं, और बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, बहुत पैसे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लोग हैं जो काम कर सकते हैं, और बहुत अच्छे स्किलफुल लोग हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। सोने चांदी का देश है, तो यहाँ रह जाते हैं। और मैं सेंट्रल एशिया तो जा नहीं पाऊँगा, तो अपने लूट के माल अपने अमीर वगैरह को देते हैं और बोलते हैं कि आप में से जो जाना चाहता है वो जाए, पर मैं नहीं जाने वाला। और उन लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब उनके बिल्कुल नहीं, वो तो जाना चाहते हैं। कुछ लोग रह गए, बाबर ने कहा इसलिए। ठीक है। कुछ उनके दोस्त थे वो चले भी गए, जिनका बाबर को बहुत दुख था। पर और ये सब इन्फॉर्मेशन हमें बाबरनामा से भी मिलता है। बाबरनामा, हाँ, क्योंकि बाबर के बारे में सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स बाबरनामा ही है। ऑथेंटिक एज इन बाबर का खुद लिखा हुआ। हाँ।
तो उसमें ये तो होगा ही कि अपने आप को और मुगल को बड़ा दिखाने की कोशिश तो जरूर राइट, होगा, जरूर होगी, हाँ। पर और कोई सोर्स तो है नहीं Right. उस समय के हिसाब से। बाकी जो भी है वो बात का इंटरप्रिटेशन हाँ है। हाँ हाँ। कुछ चीजें हैं जैसे कि उस समय के राजपूत लिखते हैं, कुछ उस समय के क्रॉनिकलर्स उस जो समय है, के अफगान जो इब्राहिम लोदी के लोग थे वो भी हाँ। कुछ लिखते हैं, उस समय के क्रॉनिकलर्स कुछ कुछ लिखते हैं जहाँ से हमें थोड़ा अपोजिंग व्यू भी मिलता है। तो ये सारे सोर्सेस हैं। तो सारा जो लूटा गया वो लोगों में बांटा गया। काबुल के हर एक इंसान के पास कम से कम एक अशरफी पहुंची थी। एक सोने की असर भी। हाँ, कम से कम काबुल के हर एक इंसान के पास इतना लूट हुआ था। और जो वापस गया था, जो रह गया वो तो छोड़ो। अब इस समय बाबर के पास बाबर का साथी कौन है? बाबर का साथी अपने साथ जो आए थे वो, और दुश्मन कौन है? दुश्मन है अफगान, क्योंकि इब्राहिम लोदी और उनके जो है अफगान उसके दुश्मन है। खासकर इब्राहिम लोदी का भाई एक महमूद लोदी है, ये बड़े दिनों तक प्रॉब्लम देता रहेगा बाबर को, बाद में हुमायूं को भी। राजपूत और अफगान मिल रहे थे। बाबर कोशिश कर रहे थे कि अफगान कुछ लोग एटलीस्ट हमारे पास साथ आ जाए। बिहार और बंगाल यहाँ पे अफगान रूल कर रहे हैं उस समय पूरी तरह से। बाबर जो जीते थे, और बाबर को हम पहला मुगल रूलर मानते हैं, पर बाबर ने राज किया था सिर्फ 4 साल, 4 years ओनली। और हिंदुस्तान में जो मुगल सल्तनत है उसका बहुत छोटा सा पार्ट सिर्फ बाबर जीत पाए थे। हाँ हाँ हाँ। बहुत बड़ा पार्ट नहीं जीत पाए थे। वो पार्ट अकबर के समय आके हुआ, राइट। जिस पे हम आएंगे धीरे धीरे। तो अफगान इंडिपेंडेंट है वहाँ पे, बंगाल में, बिहार में। राजपूताना वो वाला कॉन्फिडरेसी अलग है ही। गुजरात और बंगाल बहुत अमीर था उस समय। तो गुजरात की कोई सी पोर्ट था वहाँ पे, तो वो बहुत अमीर था। तो वो भी अफगानों के हाथ में है। डेक्कन, बिल्कुल डेक्कन सल्तनत था, बाहमनी किंगडम्स और ये सब लोग थे। विजयनगर एम्पायर भी उस समय बहुत स्ट्रांग था। गोलकुंडा विजयनगर, गोलकोंडा, हाँ गोलकोंडा वगैरह जो डेक्कन सल्तनत के पास था, विजयनगर अलग। हाँ। तो बाबर बस नॉर्थ इंडिया के थोड़े से पार्ट में बाबर का था। एक लड़ाई इंपॉर्टेंट है इंडिया में आने के बाद उनका, जो है राणा संग्राम सिंह या संगा, उनके साथ जो लड़ाई है। अब ये संग्राम सिंह या संगा जो है, राणा संगा जिसको कहते हैं, इनके साथ बाबर की एक आपस में एक ट्रीटी साइन हुई थी कि जब मैं इब्राहिम लोदी को अटैक करूंगा तो तुम मेरा साथ देना, तो आप इधर से अटैक करना उसको। हाँ। ताकि वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहे और दोनों तरफ फोर्स बढ़ जाए तो मुझे आसानी होगी। वो पानीपत की लड़ाई की तरफ, पानीपत की लड़ाई में, हाँ। पर ये संग्राम ने माना नहीं। ये ट्रीटी हुई थी पर ही डिडंट एक्ट ऑन इट। तो ये बाबर को बहुत गुस्सा तो था ही उनके ऊपर कि भाई आपने बात नहीं माना, वादा नहीं निभाया। तो और ये बड़े फोर्स थे, 2 लाख लोग थे इनके पास। अगर होते तो बाबर के लिए आसानी होती। तो अभी संग्राम सिंह के साथ लड़ाई, क्योंकि वो जीतना है संग्राम सिंह का एरिया। तो इनके पास 2 लाख का फोर्स, कैसे जीता जाएगा? और बाबर के जो फोर्स इस समय थे हमारे साथ, मतलब बाबर के साथ, इनको तो लड़ने में इंटरेस्ट नहीं है। ये तो आए थे लूटने, राइट। और लूट हो गई, सब बन गए अमीर। अब क्यों लड़ाई? और क्या चाहिए? और क्या चाहिए लाइफ में? इनको एकदम डिमोटिवेटेड है, क्यों लड़ रहे हैं हम? ये लड़ाई को कोई मतलब नहीं बन रहा। हाँ ठीक है, लड़ लेंगे कभी, हाँ ऐसा हाल है उनका। हाँ, मतलब तब तक तो ये बहुत एक ब्रूट फोर्स ही था। तो बाबर ने सोचा अब इनको कैसे मोटिवेट किया जाए। हाँ, मोटिवेशन इम्पोर्टेंट है। मोटिवेशन कैसे दिया जाए? हाँ, क्षेत्र में जाके मोटिवेशन जो देना है वो कैसे दिया जाए? संग्राम सिंह को कैसे हराएंगे? हाँ। तो अब बाबर खेलते हैं बड़ा टैक्टिक, जो आजकल भी बहुत सारे लोग खेलते हैं। बीच सारे, मतलब सोचो सीन, सब लोग हैं, सारे सोल्जर्स हैं डिमोटिवेटेड। अब क्यों लड़ रहे हैं? पैसे के लिए, तो पैसा तो मिल गया। बाबर आते हैं, अपने हाथ से दारू की बोतल फेंक देते हैं। वाइन के बहुत शौकीन थे ये लोग। सिर्फ अपना ही नहीं फेंकते हैं, जितने उनके पास डब्बे रखे हुए थे वाइन के, वो सारा फेंक देते हैं। बोलते आज आप लोग क्या समझ रहे हो?
ये लड़ाई कोई आम लड़ाई है? मैं धर्म के रास्ते में चल पड़ा हूँ। ये लड़ाई तो धर्म का लड़ाई है। मैंने जो किया वो किया। आज से तो मैं दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा, मदिरा हाथ नहीं आएगी मेरी। आज से मैं दाढ़ी नहीं काटूंगा, अपनी दाढ़ी रहेगी। मैं इस्लाम की राह में चल पड़ा हूँ। ये लड़ाई जिहाद है। हाँ, ये लड़ाई जिहाद है। अब लोगों में एक नई मोटिवेशन आ गया। मोटिवेशन आ गया कि भाई अब तो बात दूसरी है। हाँ, अब तो पैसे वैसे के ऊपर की बात चल रही है। एकदम अब तो लड़ाई हो रहा है जिहाद। अब ये पूरा मोटिवेटेड हो गया। मोटिवेटेड हो गए। अब वही हुआ जैसा पानीपत में हुआ था। राणा संग्राम सिंह का जो फोर्स है वो खड़े ही नहीं हो पाए। बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा में आराम से जीत गए बाबर। और जब जीत गए तो वही मैंने बोला था, सर कलम, जितने मरे थे उनके सर काट काट के एक पिलर बनाया गया था। ये मतलब जीत की एक मतलब मिसाल, मतलब क्या कहेंगे उसको, मेमेंटो। मेमेंटो। हाँ, मेमेंटो। बाप रे, क्या लोग थे। हाँ, तो और इसके बाद बाबर अपने आप को गाजी कहने लगे। गाजी कहने लगे। हाँ, मैं वो क्रूसेड से आया। तो ये बाबर का एक इम्पॉर्टेंट जीत था। उसके बाद अब ये दारू जो उन्होंने छोड़ा था, इसका दुख बाद में हुआ उनको। हाँ, ये नहीं भी छोड़ सकता। जीत वीत तो गए भाई, पर बाद में उनको लगा यार दारू मिस कर रहा हूँ यार। थोड़ा एक पेग हो जाता तो ऐसा थोड़ा ज्यादा हो गया, होगा। थोड़ा ज्यादा हो गया। एज अपने उम्र, मतलब उम्र क्या, 45-46 के साल में ये सब लड़ रहे थे, और 3 साल बाद तो मर ही जाएंगे। 1 साल बाद फिर उन्होंने दारू चालू कर दी थी। हाँ, वो कर दिया था। हाँ, आराम से, बहुत ज्यादा मिस किया होगा। आराम से दारू, बहुत ज्यादा डूब गए थे। मतलब इतना डूब गए थे कि उसी से उनकी मौत भी हुई शायद। शायद, मतलब ऐसा कहा जाता है। हाँ, पर दारू वो बहुत पीते थे बाद में। बहुत पीते थे। अच्छा, दाढ़ी नहीं काटी उन्होंने, उतना है। अब देखो यहाँ पे एक अजीब बात है कि मुगल जो एम्परर्स थे, एक तरह तो इस तरह का आदमी है जो पूरा लड़ाई लड़ते आ रहा है, सर कलम कर रहा है। वही आदमी फिर को पोएट्री में भी बड़ा इंटरेस्ट है, वो लिटरेचर में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, खुद पोएट्री लिखता था। ये हम जैसे जैसे बात करेंगे सबके बारे में, ज़्यादातर लोगों में ना ये एक डाइकोटॉमी थी। एक तरफ वो बहुत एक सॉफ्ट सॉव लिटरेचर पसंद, आर्ट पसंद, एक वो छवि दिखती है। दूसरे तरफ वो बहुत एकदम रॉ ब्रूटल एक दिखती है। तो सच्चाई इनकी कौन सी है? ये दोनों सच्चाई है। ये कोई भी बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, क्योंकि वो लिखा हुआ है क्योंकि बाबरनामा इटसेल्फ इज अ वेरी गुड लिटरेचर। वो है, पर दोनों साइड है दोनों का, जैसे इंसान होते हैं। वो खुद ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है जो कि बाबरनामा है, जो कि एक्चुअली जो लिटरेरी वैल्यू है उसका क्वाइट हाई है। मतलब लिटरेचर के हिसाब से अच्छी चीज़ है वो। और बाबर को आर्किटेक्चर में बहुत इंटरेस्ट नहीं था, गार्डन में इंटरेस्ट था। बाग बनाते थे। तो आगरा में जब उन्होंने कैपिटल बनाया तो बाग बड़े बनाया वहाँ पे आगरा फोर्ट में। और दूसरी तरफ इन्होंने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं बनाया। 4 साल ही रूल कर रहे थे, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं, टैक्स सिस्टम ही नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन का मेन क्या होता है? टैक्स। आप टैक्स कलेक्ट करोगे, एक परसेंटेज कुछ टैक्स लेना पड़ेगा, उससे आप लोगों का भलाई करोगे, अपना भी राजा है हो तो अपनी भी भलाई कर लोगे। बाबर के टाइम तक लूटिंग एंड पिलेजिंग वाज द ओनली वे ऑफ कलेक्टिंग टैक्स एंड रेवेन्यू। हाँ, मतलब उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। नहीं। तो अब इस समय बाबर जो है पहली बार थोड़े बहुत राजस्थान में जाते हैं और मालवा में अटैक करते हैं। तो वहाँ पे उनको पहली बार जौहर व्रत दिखता है। जो जौहर है, जौहर है, हाँ। जो स्टोरी रानी पद्मावती की है वो सच्चाई है कि नहीं उस पर हम बाद में आएंगे। शायद वो मिथ है क्योंकि वो एक उपन्यास से आता है। हाँ। पर बाबर ने जौहर देखा था, अकबर ने भी जौहर देखा था। अकबर ने चित्तौड़ में ही जौहर देखा था। हाँ। और बाबर ने मालवा में जौहर देखा। मेदिनी राय के साथ जब उनकी लड़ाई हो रही थी तो जब वो हार गए थे तो उन्होंने देखा कि फोर्ट में आग जल रहे हैं। ये क्या है? कि वो आग में सारी औरतें जो है वो अपने आप को आहुति दे रहे हैं। हाँ, ये सब हुआ। महमूद लोदी को भी हराया और अभी वो 2-3 साल हो गया। अब
इस समय फिर वो दारू वारू पीने लगे, फिर से बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे। हुमायूं को भेज दिया था बदख्शन कि आप वहाँ संभालो, बदख्शन मतलब काबुल के पास। वो वापस आ गए कि भाई बीमार पड़ रहे हैं। और एक और भी चीज़ हुआ उस समय बाबर के साथ। बाबर के 2 स्लेव गर्ल्स बोलेंगे हम, दासी थी, जो सेंट्रल एशियन नहीं पर्शियन थी। एक का नाम था गुलनार, एक का नाम था नारगुल। बाप रे, नाम भी ऐसे हाँ, गुलनार नारगुल। अब ये बाबर ये पहली बार जिंदगी में लड़कियों पे इंटरेस्ट दिखाने लगे। ओ मतलब इतने दिन या नहीं था उसमें। बाबरनामा में बाबर का एक ही लव स्टोरी लिखा हुआ है। तो फिर कुछ जो छुपाया भी है होगा, पता नहीं। जो लव स्टोरी लिखा हुआ है, बुरा सुने आप, वो लव स्टोरी है जब वो आंदीजान में थे सेंट्रल एशिया में, तब किसी के साथ हुआ था जिसका नाम था बाबुरी। बाबुरी जो एक लड़का था, ओ यंग टीनेज लड़का, और बाबर खुद उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए थे। फिजिकल उनमें रिलेशन हुआ था कि नहीं, इसके बारे में बाबरनामा बहुत क्लियर नहीं है, पर ये क्लियर है कि बाबुरी के लिए बाबर का प्यार जो है एकदम अंधे हो गए थे। मतलब बोला कि मैं तो रास्ते में भटक भटक के घूमता था बाबुरी उसके का लिए? हाँ, उसके लिए। और वो जब सामने आता था तो मुझे कुछ हो जाता था, और मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये क्यों होता है। अच्छा। और आयशा के साथ तो बहुत अच्छी रिलेशन उनकी कभी रही नहीं, वो तो हाँ कुछ दिन वो बाद चली गए। गई थी। हाँ तो बाबर का हाँ, तो बाबर का बहुत ज़्यादा मतलब फीमेल इंटरेस्ट कभी दिखा नहीं। इससे पहले गुलनार गुलनार और नारगुल से पहले। हाँ तो मतलब हम क्या ये कह सकते हैं बाबरनामा से कि बाबर बाइसेक्सुअल था? बाबर खुद भी कहते हैं ना, हम कौन होते हैं। हाँ बाबर खुद ही कहते हैं। हाँ मतलब, बट बाबुरी के साथ शायद फिजिकल कुछ रिलेशनशिप हुआ नहीं था उनका। लेकिन हाँ वो अट्रैक्शन। और ये बहुत अजीब बात नहीं है, मिडिल एज में सेंट्रल एशियन बादशाह को बाइसेक्सुअलिटी होगा, ये कॉमन बात थी। हाँ कॉमन बात है। हाँ, बहुत कॉमन बात। अच्छा ठीक है। ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा था। खैर, हम्म तो हुमायूं वापस आ गए। तो बाबर ने कहा तुम बिना बताए बदख्शन छोड़ के आ गए, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ क्या होगा, जाओ वापस। हाँ तो हुमायूं रास्ते में चलने लगे, बीच रास्ते वो गए बीमार। हुमायूं बीमार हो गया। बीमार और इतने बीमार हो गए कि मरने वाले हैं। तो जाया गया वहाँ पे बाबर के पास, हुमायूं के पास सब लोग गए। बाबर को खबर मिला, बाबर और हाँ, बाबर गए। तो बहुत सारे लोग आए, और लोगों ने देख के, लोग मतलब जो पहले तो डॉक्टर्स ने देखा, उस समय के जो हकीम वगैरह थे, और एस्ट्रोलॉजिस्ट ने भी देखा। सबने देख के बताया कि इसकी बीमारी ठीक नहीं होगी, हुमायूं मरने वाला है। इसकी बीमारी ठीक होने का एक ही रास्ता है, ये बीमारी अगर कोई ले ले। तो बाबर ने कहा मैंने कर लिया अपना लाइफ, जी लिया है, बीमारी मुझे दे दो। अब कैसे होता है, साइंस क्या है इसके पीछे, ये सब में मत जाइए। साइंटिफिक तो है नहीं, बट हाँ है नहीं, पर सच्चा ये है कि उसके बाद हुमायूं ठीक हो जाते हैं, और बाबर जो बीमार पड़ते हैं वो वापस उठते नहीं है। 1530 में बाबर का डेथ हो जाता है। उनको पहले तो आगरा में ही उनको कब्र दिया जाता है, पर जब शेरशाह जीतते हैं बाद में, तो वो लाहौर भेज देते हैं बाबर का जो रिमेन्स है उसको कब्र से खोद के। तो दैट वाज द एंड ऑफ बाबर। स्टोरी तो लाइक ये बाबर तो एक्चुअली मुझे लगा कि रूलर थे ही नहीं। बाबर वो जस्ट आए थे कुछ दिन कुछ दिन भारत में बिताया, और कुछ किया, कुछ लड़ाई वड़ाई किया, कुछ लूट वूट किया, रूल तो नहीं किया। रूल भी नहीं किया, और बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं जीते। बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं जीते। तो सिर्फ इंडिया में आके कुछ दिन रहे, और उसके बाद वहाँ से शुरुआत हुई, ये हम कह सकते हैं। हाँ, वहाँ से शुरुआत हुई 4 साल के बाद, क्योंकि हुमायूं के टाइम से हम देखेंगे कि ये लोग हिंदुस्तान में रहना पसंद कर रहे हैं। हाँ, और रूलिंग भी यहाँ से ही चालू होता है। इसके बाद से एक्चुअली रूलिंग का इंटरेस्ट भी मुझे लगता है कि इसके बाद से ही चालू होता है। तो हाँ, यही है कि बाबर जो है इस तरह से। और जब बाबर मरते हैं तो उनके 4-5 बेटे थे, उनमें से वो हुमायूं को हिंदुस्तान देते हैं। कमरान करके उनका एक बेटा था, उनको वो काबुल दे देते हैं। और कुछ छोटे छोटे जगह जो है असगारी और हिंदाल करके उनके और बेटे थे, उनको दे देते हैं। इस तरह उनका विल बना हुआ था। मतलब इस तरह से बाबर चले जाते हैं।
और इसके बाद हुमायूं की कहानी शुरू होती है, क्योंकि हुमायूं को हिंदुस्तान दे दिया था। हुमायूं बहुत ज़्यादा रूल नहीं कर पाए, वो हम सुनेंगे अगले बार। पर वहाँ से एक्चुअली हुमायूं से मुगल पीरियड स्टार्ट होता है, अकबर के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और उसके बाद फिर जैसे जैसे जहांगीर चलता है। शाहजहां तो हाफ इंडियन थे, क्योंकि हाँ, उनका हाँ। ब्लड इंडियन था, आधे राजपूत थे वो। उसके बाद औरंगजेब में आके सब खत्म होता है। सब खत्म होता है, मतलब हाँ, मतलब एक तरह से देखा जाए कि जो मुगल एम्पायर था वो औरंगजेब पे खत्म होता है। पर बाबर यहाँ तक। बाबर की स्टोरी, बाबर की कहानी इतने तक हम हाँ। सो बाबर की कहानी यही खत्म होती है, ठीक है। और मुझे लगता है कि हमने जैसे इतिहास पढ़ा स्कूलों में, किताबों में, उस इतिहास से थोड़ा डिटेल्ड है, थोड़ा ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिला इस पॉडकास्ट से। लेकिन मुझे अभी जो इंटरेस्ट है वो है हुमायूं को जानने के लिए, वो है कि इसके बाद से क्या हुआ। हमें तो ये पता चला कि बाबर आए और एक मिडिल ईस्टर्न आदमी थे जो आए, जो आके एक सेंट्रल एशियन आदमी थे जो आए इधर आके हिंदुस्तान को समझते समझते ही मर गए। और अभी इसके बाद क्या होगा, मुगल एम्पायर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से, और हम इतनी बार इसके बारे में बात क्यों करते हैं और आज के डेट में भी क्यों बात करते हैं, ये जानने के लिए मुझे लगता है अगले एपिसोड्स में हम इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्सप्लोर करेंगे हम अगले एपिसोड्स में। आज का एपिसोड कैसा लगा आप लोग बताइए। र और र खराब है जानते हैं, श स खराब है जानते हैं, और जेंडर तो खराब है ही, हम तो हाँ, वो तो होगा ही। हाँ, खराब हुआ मैं नहीं पता, पर कोशिश कर रहे हैं। क्या है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ, तो हम कोशिश जारी रखेंगे। आपका सपोर्ट चाहिए। आपको अगर अच्छा लगा तो बताइए, अगर खराब लगा वो भी बताइए, और जो भी लगा वो बताइए। और चैनल नया है, हम कोशिश नहीं है, तो हर टाइम एक नई कोशिश के साथ कुछ लोग जुड़ जाते हैं, लाइक ए फैमिली, लाइक ए कम्युनिटी। सो हमें आशा है कि कुछ लोग हमारे साथ भी जुड़ेंगे, और ये जो जर्नी है हम लोग एक साथ तय करेंगे, बहुत दूर तक जाएंगे। सो आज का एपिसोड यही ख़त्म करते हैं। और एपिसोड ख़त्म करने से पहले एक बात मेरी ज़िंदगी का एक मोटो है, वो मोटो मैं हर वक्त बोलता हूँ, वो है कि स्प्रेड नॉलेज, स्प्रेड पॉजिटिविटी, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर एंड पॉजिटिविटी इज़ एवरीथिंग। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टाटा।